उसके बाद आता है एक्सप्रेस पार्सल। ये वाले तो भाई साहब स्पीड पार्सल से भी ज़्यादा स्पीड में आपका सामान लेकर जाएंगे। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप अकेले रहते हो, मतलब अगर आप इंडिविजुअल हो, तो भी आप एक्सप्रेस पार्सल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई बिज़नेस है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है। देन आता है सेविंग सर्विसेज। देखिए, बहुत सारे सेविंग स्कीम्स होते हैं, आपने बैंक में सुना होगा, है ना। हम अकाउंट खुलवाते हैं, देन बदले में हमको इंटरेस्ट दिया जाता है। एक्चुअली में वो है क्या? तो एक्चुअली में वो है सेविंग सर्विस। तो वो सिर्फ बैंक में ही नहीं मिलता है, पोस्ट ऑफिस में भी वो सब दिया जाता है। उसके अलावा पीएफ की फैसिलिटी, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये सब भी यहाँ पर खोला जाता है। वो लोग आपको चेक बुक भी देते हैं, एटीएम कार्ड, ये सब भी देते हैं। कौन? पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट। अब ये देखिए, अगर आप ये वाली स्कीम लेते हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको ना पैसे जितने डिसाइडेड हैं, आपको वो पैसे भरने हैं डेट से पहले, ठीक है। वो आपको एक डेट बताएंगे कि भाई आप इस डेट को आके इतने पैसे भर देना। आप जाते हो और उतने पैसे भरते रहते हो 5 साल बाद क्या होगा कि आपको वो सारे पैसे भी मिलेंगे एंड साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। वो होता है रेकरिंग डिपॉजिट। उसके बाद आता है टर्म डिपॉजिट। अब ये टर्म डिपॉजिट क्या है? तो टर्म डिपॉजिट एकदम फिक्स डिपॉजिट जैसा ही होता है। ये टर्म डिपॉजिट आप 1 साल के लिए करा सकते हो, 2 साल के लिए, 3 साल या 5 साल, ऐसे के लिए आप करवा सकते हो। आपको क्या करना होता है, आपको 200 रुपये भरने होते हैं। या तो आप 200 भरो या उसका मल्टीपल, यानी कि 400, 600, 800, 1000, 1200, ठीक है। तो आपको ऐसे पैसे भरने होते हैं। उस पैसे का इंटरेस्ट 3 महीने पे गिना जाता है, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट मिलता साल साल पे है, लेकिन गिना हर 3 महीने में जाता है। तो ऐसे करके आपको कुछ टाइम के बाद आपके सारे पैसे मिलते हैं इंटरेस्ट के साथ। वो होता है टर्म डिपॉजिट। क्लियर? देन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि एनएससी। जिन्हें भी इसमें इन्वेस्ट करना है, जिन्हें भी एनएससी लेना है, वो इसे ख़रीद सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। ये 5 या 10 साल के लिए आपको ख़रीदना होता है, और जब 5 या 10 साल पूरे हो जाएंगे आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। वो होता है एनएससी। देन आता है किसान विकास पत्र। अब अगर आप किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें डिपॉजिट कर रहे हो, तो क्या होता है कि आपको 100 महीने बाद आपको आपके पैसे डबल करके मिलते हैं, ठीक है। आपने जितना भी पैसा लगाया होगा वो डबल करके आपको दिए जाते हैं 100 महीने बाद। क्लियर? देन आता है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कोई भी इंसान पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये वाला जो स्कीम है, वो ले सकता है। इसका जो टाइम होता है वो होता है 15 साल का। कम से कम आपको इसमें हर साल 500 रुपये तो जमा कराना ही कराना है। 15 साल के बाद क्या होगा, आपको आपका ये अकाउंट बंद हो जाएगा और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे इंटरेस्ट के साथ, लेकिन उसमें से टैक्स बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर आपको आपके पैसे मिलेंगे। और अगर आप नहीं रहें, आप किसी वजह से आपकी डेथ हो गई, तो आपने जिसका भी नाम लिखा होगा उसको वो पैसे मिल जाएंगे। वो कहलाता है पीपीएफ। इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि टाइम देखो आप, 15 साल कम नहीं होता है ना, ठीक है। ओके। देन आता है पोस्टल इंश्योरेंस। पोस्टल इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी आपको पोस्ट ऑफिस में दी जाती है। इंडिपेंडेंस से पहले ना, ये जो इंश्योरेंस है ना, पोस्टल इंश्योरेंस, ये सबको नहीं दिया जाता था। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, इन्हीं सबको ये वाली फैसिलिटी दी जाती थी। लेकिन आज ये कोई भी ले सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि प्रीमियम आपको बहुत कम भरना है, लेकिन आपको फ़ायदा यानी बोनस बहुत ज़्यादा मिलेगा। देन है मंथली इनकम स्कीम, यानी कि MIS। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो इंटरेस्ट है
वो हर महीने मिलता है। समझ आया आपको? जो इंटरेस्ट है वो हर महीने मिलता है। ये आप 5 साल के लिए ओपन कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो इसे आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। 1 साल में आप अपने पैसे अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो MIS में। देन आता है मनी ऑर्डर। वेरी सिंपल। मनी ऑर्डर क्या होता है यार? अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की मदद से भेज सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा कमीशन भी देना पड़ता है कि भाई मेरे पैसे पहुंचा दीजिए। एंड देन आपके पैसे रिसीवर तक पहुंचा दिए जाते हैं, एक रिसिप्ट भी दे दिया जाता है, उसे कहते हैं मनी ऑर्डर। अब एक और सिस्टम आया है आजकल, IMO, यानी कि इंस्टेंट मनी ऑर्डर। अगर आपको मतलब अर्जेंटली पैसे ट्रांसफ़र करने हैं इंडिया में 1 दिन के अंदर, मतलब 1 दिन में आप चाहते हो कि भाई मेरे पैसे एकदम ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन पैसे कितने होने चाहिए? तो भाई 1000 से 50,000 तक के ही होने चाहिए। इतने पैसे अगर आपको किसी को अर्जेंटली भेजना हो तो आप IMO ले सकते हो, ठीक है। एंड जब आप पैसे वेब इंटरनेट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो ना, उसको कहा जाता है EMO, ठीक है। ओके। देन और भी आपको बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि देखिए परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपको फॉरेन करेंसी ख़रीदनी हो या बेचनी हो, या फिर आपको ट्रैवलर्स चेक लेना हो, या फिर आपको फॉरेन करेंसी में डेबिट कार्ड लेना हो, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें भी, या बैंकिंग की सर्विसेज, मनी पेंशन, ये सारी अदर फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाती है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में बहुत कुछ दिया जाता है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोडाउन या वेयर हाउस। देखो यार, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो किसी भी सामान का, कोई भी सामान आप जब बनाते हो तो वो तुरंत बिक नहीं जाता है, आपको उसे स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो भाई स्टोर रखने के लिए आपको कोई जगह तो चाहिए, जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको जगह ऑफ कोर्स चाहिए, क्योंकि आपका सामान क्या पता कुछ दिन में ख़राब हो जाए या मतलब रिस्क ना आ जाए, इसलिए आपको उसे सेफ्टी के साथ कहीं ना कहीं बचा कर रखना पड़ेगा। तो जिस जगह पे आप उसको स्टोर करके रखोगे उस जगह को कहा जाता है गोडाउन। समझ आया आपको? आई होप आपको समझ में आया है। मीनिंग देखिए, गोडाउन इज सच ए सर्विस वेयर प्रोडक्ट इज स्टोर्ड। गोडाउन में आप क्या करते हो? अपने प्रोडक्ट को स्टोर रखते हो। While storing the product, the quality of the product is preserved so that minimum changes occurs in the quality. This is the main objective. Okay. तो क्या होता है, आप गोडाउन में जब अपना सामान रख देते हो ना, तो आपके जो सामान की क्वालिटी है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही कम चेंज आता है उसकी क्वालिटी में, और यही मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी गोडाउन का। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ गोडाउन। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप के गोडाउन हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ गोडाउन फ्रॉम दी ओनरशिप पर्सपेक्टिव। ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से 2 गोडाउन होते हैं, एक होता है प्राइवेट गोडाउन, दूसरा होता है पब्लिक गोडाउन। देखो यार, कोई भी इंसान, कोई भी ट्रेडर, कोई भी मैन्युफैक्चरर जब खुद के सामान को स्टोर करने के लिए अपना कोई पर्सनल गोडाउन बनाता है, वहाँ पे किसी और का सामान नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा रहेगा, उसको कहा जाता है प्राइवेट गोडाउन। क्लियर? पब्लिक गोडाउन में क्या होता है कि मैंने गोडाउन बनवाया, लेकिन वहाँ पे मैं अपना सामान नहीं स्टोर करूँगी। मैं क्या करूँगी, दूसरे बिजनेस वालों को कहूँगी कि भाई लोग, आप लोग अपना सामान रखिए, लेकिन बदले में मेरे को पैसे दिया कीजिए, बस रेंट दिया कीजिए, ठीक है। मतलब पब्लिक वाले उस गोडाउन को इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है पब्लिक गोडाउन, ठीक है। बिल्कुल। ओके, देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गोडाउन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब देखो, जब हम कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं तो हमको ना कुछ इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है।
तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद हम अपना सामान इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमको चाहिए गोडाउन जहाँ पर हम वो सामान रखें। तो हम ढूंढते ढूंढते जाते हैं और देखते हैं कि भाई हमें पास में ही सी पोर्ट के पास या एयरपोर्ट के पास या बॉर्डर के एरिया में ही एक गोडाउन मिल गया। लेकिन वो हमें क्या कह रहे हैं कि पहले कस्टम ड्यूटी भरो तो ही हम तुम्हें सामान रखने देंगे। तो हमने कहा जी ठीक है, ये लो कस्टम ड्यूटी, हमें हमारा सामान रखने दो। एंड देन उन्होंने रखने दिया। तो जिस गोडाउन में कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है उसे कहा जाता है गोडाउन फॉर प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटी इज पेड। देन आता है बॉन्डेड गोडाउन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आया? यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता है। इसीलिए ये वाला जो गोडाउन है ये बहुत मतलब अच्छा लगता है किसी भी ट्रेडर या किसी भी मैन्युफैक्चरर को। वो अपना सामान लेके आते हैं एंड देन वो यहाँ पे अपना सामान रख देते हैं, चार्ज पे कर देते हैं। देन जो तीसरा गोडाउन है दैट इज़ गोडाउन बेस्ड ऑन यूज़फुलनेस पर्सपेक्टिव, जिसमें पहला है जनरल गोडाउन। अब देखो कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको लाओ, आप उसको बनाओ एंड देन आप उसको ऐसे ही गोडाउन में रख दो, जब ज़रूरत है तब ले जाओ और बेचो। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, ठीक है, वो 3 रुपये 5 रुपये वाली पेन जो आती है वो, उसमें आपको क्या ध्यान देना है, क्या मेंटेन करना है, उसको बनाओ रखो और जब मर्ज़ी तब बेचो। लेकिन तो वो सारा सामान जिस गोडाउन में रहता है उसे कहा जाता है जनरल गोडाउन। लेकिन कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जिन्हें हमें स्पेशल केयर देना पड़ता है, ट्रीटमेंट मतलब एकदम अच्छे से रखना पड़ता है, उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जैसे कि पटाखे हो गए, कोई पॉइजनस केमिकल हो गया, कुकिंग गैस, पेट्रोल, इन सब को स्टोर करते समय हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, हमें बड़ा आराम से काम करना पड़ता है। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए अलग गोडाउन बनाया जाता है। उन गोडाउन को कहा जाता है स्पेसिफिक गोडाउन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। बहुत ही ज़्यादा इजी है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मतलब होता है जब किसी इंसान को या जब किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम जिस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ठीक है, पहले तो हम जानवरों का भी इस्तेमाल करते थे, इवन आज भी किया जाता है, लेकिन अब भाई मॉडर्न ज़माना आ गया है, एरोप्लेन का भी आजकल इस्तेमाल होने लगा है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो 3 टाइप है। पहला है ह्यूमन ओरिएंटेड या ह्यूमन ऑपरेटेड भी आप कह सकते हो। ओके, सो कुछ ट्रांसपोर्टेशन, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं ना जो ह्यूमंस खुद चलाते हैं। ठीक है, वो ह्यूमन पर ही डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक रिक्शा आता है जिसमें पैडल मार के चलाया जाता है, तो वो एक इंसान ही चलाता है ना। या फिर आप सिंपली बाईसाइकिल ही कह लो ना, वो कोई इंसान चला रहा है, या बाइक कह दो, वो भी इंसान चला रहा है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया ह्यूमन ऑपरेटेड, क्योंकि उसे एक इंसान ऑपरेट कर रहा है। देन वो गाड़ियाँ जिन्हें कोई जानवर ऑपरेट कर रहा है उसे कहा जाता है एनिमल ऑपरेटेड, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, बुलक गाड़ी, ये सब। एंड एयरवेज में क्या होता है कि जब हम इंसानों को या हमें कोई चीज़ बहुत जल्दी से कहीं पे पहुंचाना हो और रास्ता बड़ा ही दूर हो तो हम क्या करते हैं, एयरवे का हेल्प लेते हैं। किसका, हेलीकॉप्टर का लेंगे, नहीं तो एरोप्लेन का लेंगे, तो वो कहलाता है एयरवे। एंड चौथा आता है लैंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब कि ज़मीन पे कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं। पहला आता है रेलवे। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होना तो थोड़ा सस्ता पड़ता है आपको रेलवे। यूजुअली डीजल से चलता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। कोचेस होते हैं, इंजन्स होते हैं,
ट्रेन में यानी कि रेलवेज़ में। एंड आजकल तो केबल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है रेलवे को चलाने में। आजकल CNG गैस भी यूज़ करा जा रहा है रेलवे के इंजन्स में, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छा एक मीडियम है ये रेलवे कहीं जाने के लिए। देन आता है रोडवे। ओके, सो रोड पे यार हमारे को फ्रीडम होता है कि हम आसानी से किसी एक रोड से दूसरे रोड पे जाके अपनी जगह बदल सकते हैं। हमारी मर्ज़ी होती है, हम किसी भी स्पीड से चलते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं। इसीलिए इसे एक अच्छा इजी मोड कहा गया है, क्योंकि हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं। एक तो बस है अपना, अगर आपको कहीं जाना है तो आप बस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आप ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल BRTS चल रहा है शहरों में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, इन सब शहरों में BRTS चल रहा है। ये एक टाइप का बस ही है। तो ये सब रोडवेज में आते हैं। एंड देन है वाटरवेज। ओके, तो वाटरवे क्या है भाई? सो सिंपल, ये सब पढ़ाने जैसा तो है नहीं, बड़ा ही आसान सा है। तो सी, रिवर, लेक, कैनल, ये सब कुछ वाटरवेज है। मतलब अगर आपको पानी के रास्ते से कहीं जाना हो तो आप क्या कर सकते हो, बोट का इस्तेमाल कर सकते हो, फेरी का इस्तेमाल कर सकते हो, शिप का इस्तेमाल कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, अपना सामान आप पहुंचा सकते हो, ठीक है। बाकी मोड से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये थोड़ा स्लो है, लेकिन ठीक है, पैसे उतने नहीं लगते हैं इसमें, ठीक है, ये चीप होता है। एंड लास्ट है ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन के हेल्प से भी हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। समझ लो पेट्रोल हो गया, या फिर नेचुरल गैस हो गया, फ्लूइड वेस्ट हो गया, कचरा हो गया, पानी हो गया, इन्हें हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाना है या फिर एक शहर से दूसरे शहर, तो हम पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करके उसे पहुंचा सकते हैं। ओके, क्लियर।